हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। आज आपको बायो रिजर्व के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं और उसमें किस तरह से हम जंतुओं का और पौधों का संरक्षण करते हैं, सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, उसके सबके बारे में आज हम जानेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के कंटेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। कल के सेशन में हमने बात करी थी कि क्या क्या हम अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर सकते हैं जिससे हम अपने आसपास के पर्यावरण को बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं, हमने उसके बारे में बात भी करी थी कि व्यक्तिगत तौर पे हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयास ये था कि हम व्यक्तिगत तौर पे पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाएं ही नहीं वरन उसका देखभाल भी करें, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सींचता है, बड़ा करता है, उसकी देखभाल करता है, ऐसा ही जब आप अपना पौधा लगाएंगे तो अपने पौधे के साथ भी आप वैसा ही व्यवहार करें, उसमें पानी दें, उसको सींचें, उसको बड़ा करें। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मजबूत भी हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। शुरुआत में जब जड़ पकड़ना होता है पौधे को, तभी उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अदरवाइज बाद में जब पौधे बड़े होते जाते हैं तो इतनी देखभाल की जरूरत उनको नहीं होती। अगर वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात की जाए तो कुछ जैव मंडल आरक्षण की बात हुई, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की। हम कैसे फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को अपने संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के बारे में कुछ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई किया गया तो ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत काम हुआ। क्या आप सभी जानते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअल में होते क्या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। यानी जीवन की जितनी ज्यादा वैरायटी, जितनी ज्यादा विविधता होगी, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जीवन की जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता से भरा हुआ अगर कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पे वाइल्ड लाइफ भी है और प्लांट्स भी हैं, तो उनको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज प्रिजर्व की जाती है? वहां पे जंगलों के अंदर, बिल्कुल घने जंगलों के अंदर, काफी अंदर जाकर के कुछ ट्राइब्स रहती हैं जिन्हें हम कहते हैं, जिनको हम आदिवासी के नाम से जानते हैं, है ना। जंगलों में रहने वाले लोग आदिवासी, जो जंगलों से ही अपनी सारी आवश्यकता को पूरा करते हैं या पुराने मानव की तरह रहते हैं। उनकी कुछ ट्रेडिशनल लाइफ है, उनकी कुछ परंपराएं हैं, उनका कुछ रहने का डिफरेंट सा तरीका है जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो उनको प्रिजर्व किया जाता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को, यानी जंगल में रहने वाले जो जीवन है, जंतुओं को रिजर्व किया जाता है, और वनस्पतियों की वैरायटी को भी रिजर्व किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं ना। तो इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज कहा जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जैव विविधता का क्या मतलब है। जैव विविधता का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां
किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे आपका पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, और बोरी और पंचमढ़ी में 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं, है ना। पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज अनदर बायोस्फीयर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो है ये एक और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ पर है स्थित, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रीज लाइक साल। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आपको पेड़ों में साल का पेड़ मिलेगा, टीक का पेड़ मिलेगा, जामुन के पेड़ मिलेंगे, सिल्वर कलर के फर्न्स मिलेंगे जो साधारण तौर पे हर जगह नहीं मिलते हैं। एनिमल्स मिलेंगे आपको, जैसे चिंकारा है, तेंदुए, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते आपको वहां पे मिलेंगे, वूल्व्स, है ना, भेड़िए, और ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद होते हैं, उनको हम फ्लोरा और फौना कहते हैं उस एरिया का। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा है आपका वनस्पतियों वाला जीवन। फ्लोरा से लर्न करेंगे जिसमें फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर से लर्न कर लेंगे कि आपका पेड़ पौधों के लिए बात हो रही है, और फौना का मतलब जीव जंतुओं वाला जीवन। तो फ्लोरा की वैरायटी और फौना की वैरायटी, उसके बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों बायोस्फीयर जो है वो यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका कुछ एंडेमिक स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? कुछ ऐसी हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे जंतुओं की स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पे है, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। डू यू नो व्हाट दे आर? ये एंडेमिक स्पीसीज एक्चुअल में क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज क्या है? आर दोज स्पीसीज, endemic species are those species which are restricted to a particular area and are unique to that area। ये एक पर्टिकुलर एरिया, एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं और वहां के लिए ये स्पेशल होते हैं, है ना। मतलब जैसे एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि वो हर जगह नहीं पाए जाएंगे, कुछ क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। तो जब वो हर जगह बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं तो उनको रिजर्व करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे इंडियन जायंट स्क्वेरल, जैसे इंडियन जायंट स्क्वेरल है, बिसॉन, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी, ये कहाँ पे है? ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है और ये वहां का एंडेमिक स्पीसीज है, उस एरिया का ये एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? सभी बच्चों को समझ में आया? एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ऐसे जाति विशेष के प्राणी जो उस क्षेत्र विशेष के लिए यूनिक हैं, वहां के लिए अतुलनीय हैं, वो सब जगह नहीं मिलते हैं और उसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, वहीं पर वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें हमने बात करी जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जायंट स्क्वेरल है, बिसॉन है और फ्लाइंग स्क्वेरल है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की। हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की। अब ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एक्चुअल में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज एन एरिया विच इज फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। जहाँ पे मनुष्यों की किसी भी तरह की एक्टिविटी से फ्री होते हैं वो एरिया, मनुष्यों के द्वारा कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड और वो एरिया जो है एंड इज डिवोटेड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवन को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो एरिया जो है वो डिवोटेड होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम उसे कहते हैं जिस एरिया में
जंगली जीवन को संरक्षित रखने के लिए एकदम ही रोक है, वहां पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है ना। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो होती हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज अगर कानून की बात करें, आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार के अधीन होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन तमिलनाडु, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन तमिलनाडु, ये जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के अधीन है। मतलब अगर वहां पे कुछ होता है तो कानून व्यवस्था जो है वो तमिलनाडु जुरिसडिक्शन द्वारा ही देखी जाएगी। अब यहाँ पे किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। ऐसे क्षेत्रों में किसी भी जानवर को मारना या पकड़ना बहुत ज्यादा सख्ती से रोक लगाई गई है इस चीज पर, ठीक है। इसको कहते हैं हम वन्य जंतु अभयारण्य, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की, हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स आर दोज रिजर्व्ड एरियाज वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड एट ऑल। जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं बच्चों, इसमें भी किसी प्रकार की मनुष्यों की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। The purpose of a national park is to preserve the flora, fauna, landscape and the historic objects of that area. किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने का जो पर्पस है, बनाने का जो उद्देश्य है, वो क्या है? वहां के जो लोकल वनस्पतियां हैं उनको बचाना, जो वहां के लोकल जीव जंतु हैं उनको बचाना, वहां की जमीन को बचाना, और ऐतिहासिक अगर ऐतिहासिक कुछ उसमें है, उस एरिया में कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं तो उनको बचाना जो है वो नेशनल पार्क का उद्देश्य होता है। जैसे हम बात करें, बहुत मशहूर नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसेरोस। काजीरंगा नेशनल पार्क में किसमें हेल्प कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क? एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं, एक सींग वाले ग्रेट वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसेरोस, जो वन हॉर्न्ड, एक बहुत ऊंचे ऊंचे एक सींग वाले जो होते हैं राइनोसेरोस, उनको क्या कहते हैं? उनको हम, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन उनका किया जा रहा है। अब क्या आप सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में है और ये फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है इंडिया का? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हमारे भारत देश का पहला फॉरेस्ट रिजर्व है। क्या ये सही है या गलत? हाँ, इट कंसिस्ट्स ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन टीक एंड ऑल्सो हैज अ टाइगर रिजर्व। वो टाइगर रिजर्व भी है ना, वहां पे आपके फाइनेस्ट इंडियन टीक वहां पे मिलता है। वो अपना बाघों के लिए भी संरक्षित क्षेत्र है, बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। कब लॉन्च किया गया था? ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सतपुड़ा वन की रेंज, सतपुड़ा फॉरेस्ट रेंज जो है, द मेन ऑब्जेक्टिव, बहुत घना जंगल है। सतपुड़ा के जंगल जो हैं वो बहुत घने जंगल है। सतपुड़ा का जंगल इतना घना है कि उस पर कवि लोगों को रोका नहीं जा सका। उन्होंने कविताएं तक लिख दी हैं इस सतपुड़ा वाले जंगल पे। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में ऊँघे हुए से अनमने से जंगल, ऐसे करके है एक कविता। तो बहुत ज्यादा घने जंगल है ये, और ये बहुत ज्यादा रिच, मतलब बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ पे बाघ भी हैं, और बाघों के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर वहां पे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स एंड टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो बाघ हैं वो जीवित रहें और उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत
बढ़ती रहे, है ना, अगर जीवित रहे और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहे। अब क्यों इस तरीके के प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत है, क्यों, बट व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत क्यों है? टाइगर्स जो हैं, हम कहते हैं कि जैसे टाइगर को बचाने की क्या जरूरत है? अगर हम किसी जानवर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ना, बाघ संरक्षण के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है? बाघ नहीं भी रहे, टाइगर ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ेगा मनुष्यों के जीवन पे? तो हम समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। आप सभी बच्चे बड़े हैं, बहुत छोटे नहीं है, क्लास 8 के बच्चे समझ सकते हैं इस बात को। टाइगर्स जो होते हैं, टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द इकोसिस्टम एज दे ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन। जब हम भोजन की श्रृंखला की बात करते हैं, हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे आप क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तो हम देखेंगे, हमने बहुत छोटे में देखा कि सांप जो है मेंढक को खा लेता है, मेंढक जो है कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, सांप को ईगल खा लेता है ना, तो ईगल फूड चेन में टॉप लेवल में आ गया। उसी तरह से टाइगर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मांसाहारी। तो टाइगर्स जो हैं वो इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं। टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द इकोसिस्टम एज दे ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन। वो भोजन की श्रृंखला में टॉप लेवल को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? दे कीप द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इन कंट्रोल। जो बाघ है वो किसको खाता है? जो बाघ है वो घास चरने वाले जीव जंतुओं का शिकार करता है ना। तो बाघ क्या करता है? हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को, हर जीव जंतु क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है ना। हर जीव जंतु अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। तो बाघ जब फूड चेन का टॉप लेवल का जंतु है, जानवर है, तो वो क्या करता है? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर जो हैं जंगल में पाए जाते हैं, उनकी संख्या को ये कंट्रोल में रखता है। मतलब एक दो घास खाने वाले जानवर को खा गया वो, है ना, उसकी भूख शांत हुई, फिर 2-4 दिन के बाद एक और खा गया, ऐसा ही होता है ना। एंड हेंस एंश्योर दैट ओवरग्रेजिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स। और क्या होता है इससे? ये चीज इंश्योर हो जाती है कि जो घास, जैसे अगर बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे ही जानवर हो गए जो शाकाहारी हैं, जो घास ही चरते हैं, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा, यानी कि घास कम पड़ जाएगी। तो जंगल खत्म ना हो जाए, है ना, पत्तियां खत्म ना हो जाए, घासें खत्म ना हो जाए, इसलिए ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा चरने से और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से वो बचाता है। ठीक है, दे आर अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक पॉइंट है ना, कि रोजगार का साधन देते हैं ये जो प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं। आप अगर बाघों को दिखाने के लिए, कुछ लोग हैं जो जो जंगल में जाते हैं, दिखाते हैं, तो फॉरेस्ट टूरिज्म, अगर हम जंगल के पर्यटन की बात करें, फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अगर हमें, जैसे जो भी जंगल में जा रहा है जंगल सफारी करने के लिए, तो उसका एक सपना होता है कि हम जंगल सफारी करने जाएंगे तो हमें वहां पे टाइगर्स दिखेंगे, हम वहां पे शेर देख पाएंगे, है ना, हम वहां पे बहुत सारे जानवर देख सकते हैं। तो जो कहते हैं कि टाइगर्स जो हैं एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि उनकी जो सुंदरता होती है, वो बेहद खूबसूरत होते हैं। उनकी उनकी जो स्किन होती है, बहुत डिजाइनर स्किन होती है, स्ट्राइप्स होती हैं उनकी बॉडी पे, अलग ही तरीके का, मतलब अलग ही तरीके का उनका ब्यूटी होती है, अलग ही तरीके की प्रेजेंटेशन होती है टाइगर्स की। और उसको देखने के लिए जो फॉरेस्ट टूरिज्म में लोग जाते हैं जंगल सफारी के, उनके अंदर एक अलग चार्म होता है कि हम टाइगर देखना चाहते हैं, है ना। तो एक ये भी है कि ये रोजगार को बढ़ावा देते हैं। बीइंग द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर है ना, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, दैट इज बाघ यानी कि टाइगर। दे आर अ सोर्स ऑफ प्राइड, ये हमारे लिए
गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व का स्रोत है। फॉर द कंट्रीमैन, हम नागरिकों के लिए ये गर्व की बात है। हु एसोसिएट देम विद वैल्यूज सच एज स्ट्रेंथ एंड करेज। टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है क्योंकि वो वैल्यूज जैसे कि स्ट्रेंथ, मजबूती और करेज के लिए जाना जाता है। तो इसको बचाना नितांत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइगर प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है, समझ में आ गया सभी बच्चों को कि टाइगर प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है। अनफॉर्चुनेटली their fur are used to make carpets and their claws as well as teeth are ground to powder and sold off as medicines with supposedly magical properties, due to which they are being hunted in large numbers। अब ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। औद्योगिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी भी जानवर का शिकार करना, जिस पर बैन है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से तो पूरा बैन है, लेकिन चोरी से होता है, मतलब गैर कानूनी है ये कानूनन अपराध है, लेकिन उसके बाद भी होता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की चीजें, इतने अपराध हमारे देश में होते हैं। उसके लिए कानून व्यवस्थाएं हैं, कोशिश की जाती है मेंटेन करने की। और क्या होता है कि ये जो टाइगर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि इसकी स्किन जो है, इसका स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, नहीं सो मच ब्यूटीफुल। केवल चित्र में देखने पर अगर कोई भी जानवर इतना सुंदर उसकी स्किन दिखाई पड़ सकती है, तो अगर कभी किसी ने उसको लाइव देखा हो, सामने सामने आते हुए देखा हो, तो मानती हूं बहुत खतरनाक जानवर होता है, लेकिन अपनी सुंदरता में भी वो किसी से पीछे नहीं है। तो उसके फर को यूज कर लिया जाता है कारपेट बनाने के लिए, यानी उसकी स्किन की चोरी करने के लिए इतने महत्वपूर्ण जानवर का भी शिकार कर लिया जाता है। उसकी जबड़ों को, है ना, उसके दांतों को पाउडर की तरह बना करके मेडिसिन की तरह पे बेचा जाता है, जिसको मतलब ऐसा मानते हैं कि मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, और इस कारण से वो बहुत बड़ी संख्या में उनका शिकार भी कर लिया जाता है। उसके लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी 100% रोक इस चीज पर अभी तक नहीं लग पाई। Combined with this is the fact that a sharp increase in human population has led to a shortage of space and forests are being cut down। अब इसी के साथ अगर इस बात को भी जोड़ दिया जाए कि हम इंसानों की जो पॉपुलेशन है, जनगणना है, जो भीड़ है हम कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है। जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। हम दो हमारे दो के नारे के बावजूद भी जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है, अनलिमिटेड जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इतने सारे लोग भारत के ही अंदर रहना है तो कैसे रहेंगे? क्या हो रहा है कि शहरों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उनको घर बनाने के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जंगलों का क्षेत्रफल जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अगर बीते 10-15 सालों की बात करें तो कहीं अलग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहीं अलग सोचने और जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने प्रदेश उत्तराखंड की ही बात कर सकते हैं। उत्तराखंड में 10-15 साल पहले, बहुत पुराना जाने की भी जरूरत नहीं है, 10-15 साल पहले ही देहरादून एक छोटा सा शहर हुआ करता था। अब क्या है कि देहरादून बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो देहरादून नहीं बड़ा होता जा रहा है, हो क्या रहा है कि लोग यहाँ पे पहाड़ों से पलायन करके आ जा रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ों से पलायन करके लोग नीचे आ रहे हैं, और मैदानी एरिया के लोग भी पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि ये शहर है, यहाँ पे कमाई होगी। तो क्या होता है, जब ज्यादा लोग होंगे तो उनको रहने की जगह भी चाहिए, तो शहर बढ़ रहा है। एक लिमिटेड जगह है,
शहर बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, और जंगल जो है वो किनारे किनारे से थोड़े थोड़े इकट्ठा नहीं कटते, थोड़े थोड़े करके कट रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो their numbers are hence dwindling so fast, तो इसलिए इसी तरह से बाघों की भी संख्या कम हो रही है, that they are threatened with extinction in the near future। तो अब खतरा है कि फ्यूचर में कहीं ये समाप्त ही ना हो जाए, कहीं ये एकदम खत्म ही ना हो जाए। तो एक्चुअल में प्रोजेक्ट टाइगर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? Project Tiger is an effort by the central government of India to revive the declining population of tigers in the country। सन 1973 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर एक एफर्ट है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये एक स्पेशल एफर्ट किया गया, जहां पे टाइगर्स की घटती हुई जनसंख्या जो है उसको रिवाइव किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और बढ़ाया जा सके, मतलब बढ़ाने की कोशिश की जाए। इट वॉज स्टार्टेड इन 1973। 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। The main objective of the project is to ensure a sustainable population of the tigers in India for scientific, economic, cultural values and to provide total protection to its natural habitat for as long as possible to do so। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर का क्या है कि जो भी टाइगर की संख्या है, जो टाइगर की जनसंख्या है या टाइगर की जो संख्या है उसको रक्षा उसकी की जा सके, उसको बचाया जा सके, साइंटिफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यूज को भी बचाया जा सके और उसका जो प्राकृतिक परिवेश है उसको भी लंबे समय तक, जितना समय तक कोशिश हो सके उसको बचाया जा सके। तो इस स्कीम के अंतर्गत, अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग अ टाइगर रिजर्व एंड to reduce the dependency of people on the natural resources found in such a reserve। अब ये मेन पॉइंट है इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि गवर्नमेंट का, सरकार का उद्देश्य क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग है, जो टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पे और उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर मनुष्यों की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। मतलब उस क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक संसाधन है तो उस पर मनुष्य निर्भर ना हो, उसको कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है, ताकि उस नेचुरल रिसोर्सेज को पाने के लिए उस रिजर्व में इंसान एंटर ना कर सके। दे विल प्रिवेंट क्लैशेस बिटवीन टाइगर्स एंड ह्यूमंस फॉर स्पेस। और टाइगर रिजर्व का एक ये भी उद्देश्य है कि टाइगर और ह्यूमन को जगह के लिए क्लैशेस ना हो। टाइगर्स कैन स्टे पीसफुली इन देयर हैबिटेट, वो अपने परिवेश में रह सके आराम से। अब पहले इतनी घटनाएं नहीं सुनते थे हम कि तेंदुआ आ गया गांव में, अब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल के इतना नजदीक होता है कि जब वहां उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो वो बाहर आ गया, है ना। अगर आपको अपने घर में कुछ खाने को नहीं मिलता तभी हम घर के बाहर जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जंगली जानवरों को भी अगर अंदर कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो बाहर भोजन की खोज में निकल आते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन स्टार्टेड इन अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क्स दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ शुरू किया गया? कुछ उन राष्ट्रीय उद्यानों में, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों में जो टाइगर रिजर्व के लिए डेजिग्नेटेड थे। सम ऑफ द पॉपुलर वंस इंक्लूड रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, और सरिस्का सैंक्चुरी इन राजस्थान।
सरिस्का सैंक्चुअरी इन राजस्थान, बहुत मशहूर उत्तराखंड नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। बंगाल टाइगर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये सारे जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जाना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की आवश्यकता क्यों है, सरकार ने इसको कब लॉन्च किया और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। आज के सेशन में आप सभी ने इसके बारे में जाना। अगले सेशन में इस चैप्टर में हम कुछ और जानकारियां, नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।